बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की तरफ आते हैं। इसको आप क्रोनिक इन्फ्लेमेशन मतलब जब ईयर्स तक या मंथ तक इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस होता है तो उसको क्रोनिक कहते हैं। और डायग्नोसिस के लिए इसमें आप टाइम पीरियड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो मैंने फाइब्रोसिस की बात एक्यूट इन्फ्लेमेशन में की थी वो भी हो सकती है कि पेशेंट को फाइब्रोसिस स्टार्ट हो चुकी होगी। यहाँ पे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन करने से पहले मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को सबसे पहले BOT सेल्स का इंटरेक्शन किस तरह होता है वो हम पढ़ लें। और उसमें बेसिकली क्या होता है कि नॉर्मली जब भी जैसे मैंने बताया था कि एंटीजन आता है तो वो एंटीजन की फेगोसाइटोसिस होती है और फिर एंटीजन प्रेजेंट होता है ओवर द MHC2 और MHC1। ये हमने शुरू वाली पहली वीडियो में लिम्फाइड ऑर्गन्स में मैंने बात की थी। देखिए MHC1 और 2 ये कंफ्यूजिंग चीज़ें होती हैं। एक तो पहले बात आपने जहन में याद रखना है, MHC1 इज़ प्रेजेंट ओवर ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं। ठीक है, ये मोटी सी हम बात अपने जहन में रखते हैं। और आपको पता RBCs में वैसे न्यूक्लियस नहीं होता तो, लेकिन आपको इस बात ये पता होना चाहिए कि हर न्यूक्लिएटेड सेल के ऊपर MHC1 है। MHC1 का काम ये होता है, वो जो एक नंबर बेसिकली कि अपने सेल की बेसिकली जो सेल के अंदर एंटीजन्स होती हैं ना वो MHC1 के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। ये बात इसलिए ज़रूरी है, देखें वायरस सेल के अंदर होते हैं, इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। आपकी जो कैंसर सेल्स हैं वो भी इंट्रासेलुलर है, कैंसर की भी एंटीजेंस MHC1 के ऊपर प्रेजेंट होंगी। तो जब वो MHC1 के ऊपर एंटीजेंस प्रेजेंट होती हैं, अब यहाँ पे आपके जहन में बात आ रही होगी कि अगर MHC1 पे हर वक्त एंटीजन प्रेजेंट हो रही है तो बड़े तो हर दफ़ा रिएक्ट करनी चाहिए। लेकिन अगर आपने थाइमस वाला मेरा लेक्चर सुना और मैंने वहाँ पे आपको एक बात पॉजिटिव और नेगेटिव सिलेक्शन में आराम से समझा दी थी कि लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल ये एक सेल और इसके ऊपर ये MHC प्रेजेंट है। उसमें 2 स्टेप्स थे। पहला स्टेप ये होता है कि बॉडी ने सेल्फ MHC को रिकॉग्नाइज करना होता है। दूसरा स्टेप क्या था जिसमें नेगेटिव सिलेक्शन होती है, उसमें ये होता है कि अगर इस MHC, ये जो MHC की डोमेन है, कहीं ये सेल्फ एंटीजेंस को तो नहीं प्रेजेंट कर रही। ठीक है, मतलब बॉडी की हमने अब ऐसे T सेल्स को रूल आउट कर देना है, बॉडी से निकाल देना है कि वो जो सेल्फ एंटीजेंस के अगेंस्ट रिएक्ट कर रहे हो, तो वो तो हमने रिमूव कर दिए थे। तो ऑटो रिएक्टिव T सेल्स हमारे पास है ही नहीं है। इसलिए इट मीन्स ये हो गया कि जब भी इस MHC के ऊपर फॉरेन एंटीजेंस होंगी, कैंसर सेल्स की हो सकती हैं, वायरस की हो सकती हैं, चाहे वो MHC1 के ऊपर हो चाहे वो MHC2 के ऊपर हो, तो बॉडी रिएक्ट करेगी। क्योंकि हमारे पास ऑटो रिएक्शन तो ये हो ही नहीं रहा। हाँ, वो रीअरेंजमेंट ऑटो इम्यून की वो ज़्यादा टॉपिक है जिसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम भी डैमेज बेसिक डिसरेगुलेट हो जाता है। तो ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब MHC1 का काम है सेल्फ एंटीजेंस को प्रेजेंट करना, ठीक है, और MHC2 का काम होता है फॉरेन एंटीजेंस को, बाहर से जो एंटीजेंस आएंगी, पैथोजेंस के एंटीजन। और समटाइम डिले अब आप कहेंगे अब होता ही है, सिंपल सी बात, MHC1 1 नंबर एंटीजन, MHC2 2 नंबर एंटीजन। 2 नंबर का मतलब ये है कि बाहर वाली चीज़ें जो होंगी वो इसके ऊपर MHC2 के ऊपर होंगी। अब मिसाल के तौर पे ये 2 हमारे पास, अब MHC2 किधर को होते हैं? MHC2 जो होते हैं ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर होते हैं। और वो कौन से सेल्स हैं? मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल्स और B सेल्स। ये 3 बॉडी के कौन से सेल्स हैं? दीज आर APCs, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ से ही आपको ये पता चल गया कि APCs के ऊपर MHC2 है, आपको ये पता चल गया हार्ट सेल के ऊपर MHC1 है। अब थोड़ा सा हम T सेल्स को आके डिस्कस करते हैं। थाइमस में मैच्योरेशन हो गई। देखिए T सेल्स बेसिकली क्या होता है, एक होते हैं T हेल्पर या T नाइव सेल्स, एक होते हैं साइटोटॉक्सिक T सेल्स, एक होते हैं नेचुरल किलर T सेल्स, एक T रेगुलेटरी सेल्स। T रेगुलेटरी सेल्स ये फर्स्ट एड के अंदर एक पिक्चर है, बच्चे बड़ा इससे कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको वहाँ से USMLE के लिए भी समझा रहा हूँ आराम करके आसान तरीके से। जो आपके होते हैं ना T रेगुलेटरी सेल्स, ये होते हैं इम्यूनिटी के अंदर इन्वॉल्व। जिधर भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होंगे उसमें T रेगुलेटरी का मसला होगा, ख़त्म। T हेल्पर 17 भी होते हैं, वो आप मिस करा दें। T हेल्पर नाइव सेल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको पहले बता दिया था कि T सेल्स कभी भी एक्टिवेट नहीं हो सकते जब तक एंटीजन MHC के ऊपर ना हो, ठीक है। MHC के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट हुई, मिसाल के ऊपर इधर इन्फेक्शन हुआ, उस इन्फेक्शन के ऊपर वो इन्फेक्शन वाला ऑर्गेनिज्म फेगोसाइटोसिस, उसकी वही स्टेप सारे हुए, फेगोसाइटोसिस होकर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स मिसाल के ऊपर डेंड्रिटिक सेल ले लें, उसने उस एंटीजन को, अब फॉरेन है, इन्फेक्शन हुआ है, उसको MHC2 के ऊपर प्रेजेंट किया। जब MHC2 पे प्रेजेंट हुआ, अब वो जो ये MHC2 के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट हो गया, इसने अब रिएक्ट करना है T सेल्स, क्योंकि अब तो MHC वाली हैं तो मीन्स T सेल्स ही एक्टिवेट होंगे। तो अब इट मीन्स कि T सेल्स नहीं एक्टिवेट होना है। अब होगा ये, जब ये उसके ऊपर MHC2 के ऊपर आया
अब इसने टी सेल्स, याद रखिएगा टी सेल्स के ऊपर क्या क्या था, TCR था और CD4 पॉजिटिव। जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं ना, ये CD4 पॉजिटिव होते हैं, और ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। टी सेल्स के ऊपर TCR होना चाहिए एक चीज़, दूसरी CD3 भी होता है, वो हम मिस करा दें, CD4 पॉजिटिव होना चाहिए। जब ये बेसिकली, और याद रखिएगा यहाँ पे फार्मूला होता है फार्मूला 8 का, 2 टाइम्स 8 होता है, तो इट मीन्स MHC2 हमेशा CD4 के साथ रिएक्ट करेगा, और 8 1 टाइम्स 8 होता है। तो CD जो हमारे पास CD8 सेल्स होंगे, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, वो मैं बाद में बताता हूँ वो कौन से हैं, वो रिएक्ट करते हैं MHC1 के साथ। अभी मैं MHC2 बता रहा हूँ आपको। अब MHC2 के ऊपर एंटीजन आया, इधर से CD4 आ गया, फार्मूला 2 टाइम्स 8 हो गया, TCR वैसे ही इसके ऊपर है। अब ये वाली एंटीजन जो थी मिसाल के फॉरेन एंटीजन थी, TCR ने रिकॉग्नाइज़ की, ये भी बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड स्टेप होता है, लेकिन आप मिस कराएं, आप समझें कि फॉरेन एंटीजन को उसने TCR के साथ, ये MHC2 है, ये TCR है, इधर एंटीजन बीच में पड़ी हुई है, TCR ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया है, अंदर CD4 था, ये सेल था। एक और सिग्नलिंग पाथवे आता है, मिसाल के तौर पे ये बैक्टीरियल एंटीजन थी। अब क्या होगा, आपने याद रखना है कि यहाँ से बेसिकली जो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, यहाँ से B7 और इधर से CTLA4, उनका भी इंट्रैक्शन होता है ताकि फर्दर वो एग्रीवेट कर सके सेल की एक्टिवेशन को। इंटरल्यूकिन 2 रिलीज़ होता है। अब अगर तो ये मिसाल के तौर पे बैक्टीरियल चीज़ थी, तो क्या होगा कि इंटरल्यूकिन 4 और 5 रिलीज़ होंगे फ्राम द बेसिकली जो हमारे पास है, यहाँ से साइटोकाइन्स रिलीज़ होंगे, इंटरल्यूकिन 4 और 5। वो क्या करेंगे, वो सिग्नल देंगे B सेल्स को, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, वो सिग्नल देंगे B सेल्स को कि भाई आप क्या करो, एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दो। अब सिंपल देखें बात, एंटीजन आया, MHC2 के ऊपर आया, MHC2 ने CD4 के साथ रिएक्ट किया, इंटरल्यूकिन 4 और 5 बने, वो बेसिकली इस टी हेल्पर सेल्स को, टी हेल्पर नाइव जो था, इसको टी हेल्पर 2 में कन्वर्ट कर देते हैं। टी हेल्पर 2 फिर क्या करता है, B सेल्स को इंटरल्यूकिन 4 और 5 रिलीज़ करता है, 4 और 5 क्या करते हैं, प्लाज्मा सेल्स को, B सेल को प्लाज्मा सेल और एंटीबॉडीज़ बन जाती है और ब्लड में आ जाती हैं। ये हो गया एक बार। मिसाल के तौर पे इसके ऊपर वही था, एंटीजन प्रेजेंटेशन हुई हुई थी MHC2 के ऊपर, और जब एंटीजन मिसाल के ऊपर MHC1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ये CD4 के साथ आके इंटरेक्ट किए, ठीक है। 1 वाला तो ज़्यादातर CD8 के साथ करता है, लेकिन यहाँ पे मिसाल के तौर पर MHC2 के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट हुई, और जब वो एंटीजन प्रेजेंट हुई और उसने आके जब ये CD4 के साथ रिएक्ट किया, तो इंटरल्यूकिन 12 रिलीज़ हो गया। जब 12 रिलीज़ होगा तो ये जो आपके पास टी हेल्पर सेल्स हैं, ये क्या करते हैं, ये अपोजिट, इसको कहते हैं इंटरफेरॉन गामा। ये टी सेल्स है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। अब इसने इस दफ़ा इंटरल्यूकिन 4 और 5 रिलीज़ नहीं किया APC ने, इस दफ़ा इसने इंटरल्यूकिन 12 रिलीज़ कर दिया। जब 12 रिलीज़ किया है, इसने सिग्नल दिया इंटरफेरॉन गामा के थ्रू, ये जो APC था अब ये एक्टिवेट हो जाएगा। जब ये एक्टिवेटेड मैक्रोफेज बनेगा, ये जो टी हेल्पर नाइव था ये टी हेल्पर 1 बन जाएगा, फिर फर्दर सिग्नलिंग पाथवे होता है, और वहाँ से ये जो आपके पास APCs होते हैं ये रिलीज़ करते हैं ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फ़ा। उसका काम क्या होता है, वो जो एपिथेलियल बेसिकली मैक्रोफेजेस जो पहले फेगोसाइटोसिस वाले थे, उससे वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू एपिथेलियोइड सेल्स। एपिथेलियोइड सेल्स हैं आप कैसे, फिर वो जॉइंट सेल्स बनते हैं, और फिर उस जगह पे जिस जगह पे इन्फेक्शन था वहाँ पे ग्रेनुलोमा बना देते हैं। मिसाल TB था, MHC2 पे वो प्रेजेंट किया, इधर से CD4 आए, CD4 जब आए तो इसने कहा जी मैं इस दफ़ा मैं रिलीज़ कर रहा हूँ इंटरल्यूकिन 12। अब ये जो टी हेल्पर नाइव था, ये टी हेल्पर 2 की बजाय टी हेल्पर 1 में कन्वर्ट हो गया। उसने क्या किया, इंटरफेरॉन गामा रिलीज़ किया। गामा रिलीज़ होने की वजह से ये जो मैक्रोफेज था जिसके ऊपर एंटीजन थी, वो मैक्रोफेज कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एपिथेलियोइड सेल्स, हिस्टोसाइट्स एपिथेलियोइड सेल्स, सॉरी एपिथेलियोइड सेल्स। मल्टीपल एपिथेलियोइड सेल जब आपस में मिलते हैं तो जॉइंट सेल्स बन जाता है। वो फर्दर रिलीज़ करेंगे ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फ़ा। ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फ़ा इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर इसको इनहिबिटर्स आप पेशेंट को दे दें तो TB के डिसेमिनेट होने के चांसेस होते हैं। ये आपने इसलिए याद रखना। और क्या डिफाइन ग्रेनोमा अगर आपसे कोई पूछ लेता है कैसे डिफाइन करेंगे, अब दरमियान में बैक्टीरिया, ठीक है, फैटी सा बैक्टीरिया पड़ा हुआ दरमियान में, केजियस नेक्रोसिस इसे कहते हैं। आगे पीछे उसके कॉलर ऑफ लिम्फोसाइट्स हैं, उसके आगे पीछे ये जो आपने एपिथेलियोइड सेल्स आप डिस्कस कर रहे हैं, ये एपिथेलियोइड सेल्स और यहाँ जॉइंट सेल्स पड़े हैं, और उसके आगे पीछे फाइब्रोसिस का कॉलर होगा। ये 4 चीज़ें होती हैं ग्रेनोमा के अंदर, केजियस नेक्रोसिस, लिम्फोसाइट्स, और उसके साथ ही मर्ज हुए हुए बेसिकली एपिथेलियोइड सेल्स और ये जो जॉइंट सेल्स हैं, और आखिर में फाइब्रोसिस पड़ी होती है, और ये ड्रा करने के लिए हिस्ट्रो में आती है। मैंने इस वक्त आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी का टी हेल्पर सेल्स का बताया है कि अगर एंटीजन MHC2 के ऊपर थी
उस MHC2 वाली एंटीजन ने बेसिकली अगर तो, और MHC2 के ऊपर एंटीजन जब भी आई तो आपको पता चल गया CD4 है। CD4 टी हेल्पर नाइफ सेल्स हैं, ठीक है। अब ये टी हेल्पर 1 बनेगा या टी हेल्पर 2 बनेगा, ये डिपेंड कर रहा है कि ये APC जिसको मैं मैक्रोफेज कह रहा हूँ या बी सेल कह रहा हूँ या डेंड्रिटिक सेल कह रहा हूँ, ये कौन सी रिलीज कर रहा है साइटोकाइन। अगर इंटरल्यूकिन 4 और 5 रिलीज हो रहा है तो टी हेल्पर नाइफ टी हेल्पर 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये इंटरल्यूकिन 12 रिलीज कर रहा है तो क्या होगा, टी हेल्पर 1, और टी हेल्पर 1 फिर क्या करेगा, गैमा लूप जिसे मैंने किया इंटरफेरॉन गैमा रिलीज करेगा। ये जो मैक्रोफेज था जिसके ऊपर पहले एंटीजन था, अब ये क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एपिथेलॉइड सेल्स, फिर मिलके बहुत से एपिथेलॉइड सेल्स क्या बना लेंगे, जायंट सेल्स। और ये बेसिकली प्रोसेस ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा की वजह से हो रहा था, वो भी रिलीज होता है, इसलिए उसके इनहिबिटर से ग्रेनुलोमा डिसेमिनेट टीबी डिसेमिनेट हो रहा है। और अगर इंटरल्यूकिन 4 और 5 रिलीज हो रहा है तो बी सेल प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होगा एंड देन एंटीबॉडीज। और यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊँ, आपके सामने क्वेश्चन आएगा, अच्छा तो बी सेल भी तो APCs हैं, अगर बी सेल के ऊपर एंटीजन आता है तो बी सेल, मिसाल को ये बी सेल है, बी सेल एक्टिवेट हुआ, ठीक है, बी सेल ने MHC2 इसके ऊपर भी है, चलो जी टी सेल के साथ रिएक्ट कर गया। और आपको एक बात बताऊं, सम टाइम बी सेल्स जब एक्टिवेट होते हैं तो वो एंटीबॉडीज़ बना देते हैं, IgM सिर्फ बनती है, IgG नहीं बनती। बी सेल को टी सेल के साथ इंटरेक्शन रिक्वायर्ड होता है, जब तक ये इंटरेक्शन होता है तब आपके पास फिर एंटीबॉडीज़ बनती हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। और उसके लिए बेसिकली क्या होता है कि CD440 एंड CD40 लाइगेंड, ये दोनों का इंटरेक्शन होता है बी और टी सेल्स के दरमियान, तब जाके एंटीबॉडीज़ बनते हैं। और ये इंटरल्यूकिन 4 और 5 जो हैं ये दोनों भी लिंक्ड हैं। 4 आपके पास एंटीबॉडीज स्पेसिफिक बनाता है, 5 आपके पास ईओसिनोफिल्स के साथ लिंक्ड है। तो ये आपने याद रखना होता है कि इस वक्त मैं अगर सम अप करूँ, मैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का अगली वीडियो में बता देता हूँ, बहुत लंबी वीडियो ना हो, बल्कि मैं अगली में रिवाइज करता हूँ।